Hello students, through this video, now I am going to discuss about what is software requirement specification, what are the characteristics of software requirement specification, why we need SRS document and what are the components of software requirement specification. Okay, so let me discuss these topics one by one. First of all, what is software requirement specification? As we know that कि जब भी हम लोग कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाते हैं तो हमारे जो स्टेप्स होते हैं वो क्या होते हैं। सबसे पहले हम लोग फिजिबिलिटी स्टडी करते हैं, देन हमारा रिक्वायरमेंट गैदरिंग फेस आता है, राइट। तो जब हम रिक्वायरमेंट गैदर कर रहे होते हैं तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग फेस का जो प्रोडक्शन होता है, मीन्स जो आउटपुट होता है, वो हमारा आउटपुट क्या बन के आता है, SRS डॉक्यूमेंट। तो अगर हम इसका एग्जाम्पल कंसिडर करें तो सपोज कीजिए जब भी कोई कस्टमर है, उसको कोई भी अपना सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनवाना होता है तो वो डेवलपर के पास जाता है, राइट। तो डेवलपर क्या करता है, उससे उसकी रिक्वायरमेंट्स को पूछता है कि आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, जिन रिक्वायरमेंट के बेसिस पे वो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलप करेगा। ओके, कस्टमर क्या करता है, अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स डेवलपर को बताता है कि मुझे ये रिक्वायरमेंट्स है अपने प्रोडक्ट में, मुझे ये रिक्वायरमेंट्स चाहिए। ओके, देन अगर डेवलपर सॉफ्टवेयर की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको वर्बली लिसन करेगा कस्टमर से, तो क्या हो सकता है, अगर वो उसको कहीं पे भी नोट डाउन नहीं करता है तो इन फ्यूचर कस्टमर हमारा क्लेम कर सकता है कि उसने ये रिक्वायरमेंट्स तो बोली ही नहीं थी, या उसे ये रिक्वायरमेंट नहीं, ये रिक्वायरमेंट्स चाहिए थी। मीन्स बाद में वो उस पर कुछ अपने आर्गूमेंट दे सकता है। तो क्या होता है कि हमारे जो डेवलपर होते हैं, जब वो रिक्वायरमेंट गैदर कर रहे होते हैं फ्रॉम द कस्टमर, तो उस केस में क्या करते हैं, वो एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं, जिस डॉक्यूमेंट में वो कस्टमर की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको नोटेड डाउन करते हैं, राइट। उसके बाद वो उसमें सब कुछ बताते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर की ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं, या जो भी उसकी टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्या हार्डवेयर लिमिटेशंस होती हैं, राइट। हर एक क्या सिक्योरिटी वो उसमें प्रोवाइड कराएंगे, हर एक चीज़, हर एक फंक्शनैलिटी जो होती है सॉफ्टवेयर की, वो सारी उस प्रॉपर डॉक्यूमेंट में नोट डाउन की जाती है। देन वो डॉक्यूमेंट जो होता है वो कस्टमर को शो किया जाता है कि आपकी रिक्वायरमेंट को देखते हुए हम कुछ इस टाइप से अपना प्रोडक्ट डेवलप करेंगे। ओके, जब कस्टमर हमारा उस रिक्वायरमेंट पे एग्री हो जाता है, तब क्या होता है, हमारा सॉफ्टवेयर जो डेवलपर होते हैं वो उस रिक्वायरमेंट के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा डिज़ाइनिंग फेज में कंटिन्यू करते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो हमने एक डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं कि हमने क्या किया, कस्टमर की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स थी उन रिक्वायरमेंट के बेसिस पे एक डॉक्यूमेंट रेडी किया, जिस डॉक्यूमेंट में हमने सारी फंक्शनलिटी अबाउट द सॉफ्टवेयर नोट डाउन की। वही डॉक्यूमेंट हमारा क्या कहलाता है, SRS, जिसका फुल फॉर्म क्या है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। जैसे नेम से भी हमें क्लियर हो रहा है कि जो डॉक्यूमेंट है वो हमें क्या बताएगा कि क्या हमारी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है। ओके, एंड ये जो SRS डॉक्यूमेंट होता है ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट की तरह काम करता है हमारे कस्टमर और हमारे डेवलपर के बीच में। कॉन्ट्रैक्ट मीन्स दोनों पर्सन वहाँ पे ड्यूली साइंड करते हैं उस पर्टिकुलर SRS डॉक्यूमेंट को। कस्टमर भी कहता है कि ओके आई एम एग्री, मतलब उसने पूरा अपना डॉक्यूमेंट रीड डाउन करता है जिसमें सब कुछ लिखा होता है, क्या हार्डवेयर लिमिटेशंस होंगी, क्या सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा होगा सॉफ्टवेयर, क्या उसकी फंक्शनैलिटी होगी, एवरीथिंग, किस तरीके से उसको हम डिज़ाइन करेंगे, एवरीथिंग। ओके, तो अगर कस्टमर एग्री होगा उसके बाद ही क्या होता है कि हम उस वे में अपने प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना स्टार्ट करते हैं। विदाउट द एग्रीमेंट ऑफ कस्टमर हम प्रोडक्ट को फर्दर डिज़ाइनिंग कंटिन्यू नहीं करते हैं। ओके, सिमिलरली जो हमारा डेवलपर होता है वो भी इस चीज़ पे कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करता है कि उसने जो कुछ भी चीज़ें जो कुछ भी इसने जो रिक्वायरमेंट है जो कस्टमर को शो की है वो उसी रिक्वायरमेंट को फॉलो करते हुए ही फाइनल प्रोडक्ट डेवलप्ड करेगा। तो क्या होता है, इन फ्यूचर ना तो डेवलपर कस्टमर पे क्लेम कर सकता है, ना ही कस्टमर डेवलपर पे क्लेम कर सकता है, बिकॉज इनिशियली दोनों ने पहले एग्रीमेंट पे साइन किया था, दोनों ने एज अ कॉन्ट्रैक्ट उसको डील किया था एंड उसके बाद ही हमारा प्रोडक्ट डेवलप्ड हुआ था। ओके, तो ये हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हैं इम्पॉर्टेंस है हमारे SRS डॉक्यूमेंट की, कि ये हमारा वर्क करता है एज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द कस्टमर एंड द डेवलपर, राइट। तो यहाँ पे हम फिर से एक बार समराइज करते हैं, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन क्या है कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग फेज का जो आउटपुट निकल के आता है उस आउटपुट को हम लोग क्या बोलते हैं, एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में आउटपुट आता है, उस डॉक्यूमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, SRS बोलते हैं, राइट। इस डॉक्यूमेंट में होता क्या है कि जो भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स होती हैं और कैसे एक कस्टमर ने अपनी जो भी रिक्वायरमेंट्स कही और कैसे डेवलपर उन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करेगा, किस तरीके से प्रोडक्ट को डेवलप करेगा, वो सारी रिक्वायरमेंट्स जो भी एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो सब उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में नोटेड डाउन की जाती है, राइट। और ये डॉक्यूमेंट जो होता है ये हमारा क्या करता है,
एज अ कॉन्ट्रैक्ट बिहेव करता है हमारे कस्टमर और हमारे डेवलपर के बीच में, ठीक है। इसमें पूरा डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन होता है अबाउट द यूज़र रिक्वायरमेंट्स और हमारे सिस्टम रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होंगी, राइट। तो एसआरएस के अंदर कौन कौन सी दो चीज़ें होती हैं, एक तो हमारे यूज़र की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, प्लस हमारे सिस्टम की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड एसआरएस, राइट। तो मैं आपको बता दूं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड एसआरएस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेजरली क्वेश्चन ये हमारे एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड एसआरएस, राइट। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकती है हमारे एसआरएस की। फर्स्ट वन इज करेक्टनेस। करेक्टनेस का मतलब क्या होना चाहिए कि जो भी हम एसआरएस डॉक्यूमेंट हमने राइट डाउन किया है वो डॉक्यूमेंट हमारे कस्टमर की सारी रिक्वायरमेंट्स को कवर करे। ऐसा ना हो कि कुछ रिक्वायरमेंट्स वो स्किप कर जाए। अगर रिक्वायरमेंट स्किप कर गए तो हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो करेक्ट नहीं है। ओके, तो कोई भी एसआरएस हमारा करेक्ट कब होगा, जब वो सारी रिक्वायरमेंट्स कस्टमर की कवर करेगा। सेकेंड थिंग इज कंप्लीट। कंप्लीट का मतलब क्या होता है, करेक्ट और कंप्लीट में डिफरेंस क्या है। करेक्ट ने तो केवल क्या किया कि जितनी भी हमारी रिक्वायरमेंट्स थी उसने सारी रिक्वायरमेंट्स को कवर कर लिया, मीन्स वो करेक्ट है। ओके, ना करेक्ट से ही मिलता जुलता हमारा एक और वर्ड है कंप्लीट। कंप्लीट का मतलब क्या हो गया कि एक सॉफ्टवेयर क्या इनपुट लेगा, क्या रिस्पॉन्स देगा, क्या उसका आउटपुट होगा, ये सब भी अगर हम मेंशन करते हैं तो हम बोलते हैं ना अब वो हमारा कंप्लीट है। मतलब करेक्ट में केवल हमने देखा कि यूजर ने जो भी रिक्वायरमेंट्स थी अगर हमने वो सारी रिक्वायरमेंट्स कवर कर ली हैं तो हम कहते हैं हमारा सॉफ्टवेयर करेक्ट है। ओके, एंड कंप्लीट में हम लोग पूरा बिहेवियर बताते हैं सॉफ्टवेयर का कि सॉफ्टवेयर किस तरीके से वर्क करेगा, किस तरीके से क्लास के इनपुट को एक्सेप्ट करेगा और उसका कैसा रिस्पॉन्स देगा, मीन्स क्या आउटपुट देगा। ओके, देन द थर्ड थिंग इज अनएम्बिगुअस। अनएम्बिगुअस का मतलब क्या होता है कि सपोज आपने कहीं पे एक ही वर्ड की दो मीनिंग ना देना। ओके, एक वर्ड की वन सिंगल मीनिंग ही रहनी चाहिए, तो हम लोग कहते हैं कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो अनएम्बिगुअस है। अगर आपने एक ही वर्ड की मल्टीपल मीनिंग क्रिएट्स कर दी, मतलब कहीं पे आप किसी चीज़ को किसी वे में एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसी चीज़ की आपने डेफिनेशन चेंज कर दी फर्दर डॉक्यूमेंट में, तो वो हम लोग मान सकते हैं कि हमारा जो एसआरएस है वो एम्बिगुअस है, राइट। तो कोई भी एसआरएस अनएम्बिगुअस कब होगा, जब जो भी आप उसके अंदर डेफिनेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी आप रिक्वायरमेंट्स लिख रहे हैं, हर एक रिक्वायरमेंट का वन सिंगल मीनिंग ही निकल के आना चाहिए। ओके, देन द नेक्स्ट थिंग इज आपका नेक्स्ट थिंग है हमारी कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या हो गया कि सपोज आपने अपने रिक्वायरमेंट्स में कहीं पे कोई चेंजेस किए, ओके, और आपने मान लीजिए आपने कोई भी चेंज किया और आपने एक ही लाइन में चेंज कर दिया और बार नेक्स्ट पूरे डॉक्यूमेंट में जहाँ जहाँ वो सेम लाइन रिपीट हो रही थी वहाँ आपने चेंजेस नहीं किए, तो क्या होगा, एक कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाएगा, राइट। कि कहीं पे तो ये डेफिनेशन इस टाइप से लिखी हुई है, फर्दर इसी चीज़ को कहीं पे किसी और वे में एक्सप्लेन किया है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा कंसिस्टेंट नहीं होगा एसआरएस डॉक्यूमेंट पे। तो एसआरएस कब कंसिस्टेंट होगा, जब आप कहीं पे किसी भी लाइन को चेंज कर रहे हैं और अगर उस लाइन को आपने कहीं और भी डॉक्यूमेंट में कहीं और भी यूज़ किया है तो चेंजेस पूरे डॉक्यूमेंट में होने चाहिए जिससे कि वो चीज़ सिमिलर लगे पूरे डॉक्यूमेंट में, तो हम लोग मान सकते हैं कि हाँ हमारा एसआरएस डॉक्यूमेंट जो है वो कंसिस्टेंट है। फिर से बता दो कंसिस्टेंट की मीनिंग कि सपोज आपने एक लाइन लिखी, कोई भी आपने रिक्वायरमेंट लिखी, राइट। अब आपने बोला नहीं ये रिक्वायरमेंट ऐसे नहीं होनी चाहिए, इसको मुझे चेंज करना है। अब आपने सपोज कीजिए सेम रिक्वायरमेंट को 3 टाइम्स अपने डॉक्यूमेंट में लिखा होगा, ओके। आपने फर्स्ट टाइम में जहाँ लिखा है वहाँ तो आपने चेंजेस कर दिए, लेकिन जो रेस्ट 2 टाइम्स आपने दोबारा उसी चीज़ को डिफाइंड किया है वहाँ पे आपने चेंजेस नहीं किए, तो क्या होगा, कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाएगा कस्टमर के बीच में भी कि ऊपर सेम चीज़ ऊपर भी लिखी हुई है बट उसको इस वे में लिखा हुआ है और रेस्ट नेक्स्ट फेज में जब उसको हमने डिफाइन किया तो उसको हमने किसी दूसरे फॉर्म में डिफाइन कर दिया, तो क्या होगा, दिस इज अ कन्फ्लिक्ट, राइट। तो जो भी आप डेफिनेशन प्रोवाइड करें, अगर आप कुछ भी चेंजेस कर रहे हैं और उस डेफिनेशन को अगर आपने फ्यूचर में कहीं और भी डॉक्यूमेंट में राइट डाउन किया है तो वो हर जगह जाके चेंजेस होने चाहिए, तब हमारा एसआरएस डॉक्यूमेंट कंसिस्टेंट माना जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट चीज होता है कि मॉडिफिएबिलिटी। मॉडिफिएबिलिटी का मतलब क्या हो सकता है कि आपका डॉक्यूमेंट इस तरीके से लिखा होना चाहिए कि हम इजिली उसको मॉडिफाइड कर सकें, राइट। मॉडिफिकेशन के टाइम पे ये ना हो कि हम मॉडिफाई करने में हमें डिफिकल्टी आए वहाँ पे। नेक्स्ट होता है वेरीफिएबिलिटी। वेरीफिएबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारे पास में एसआरएस आपने राइट डाउन किया है वो हमारा प्रॉपरली वेरीफाइड होना चाहिए कि हमारा जो फाइनल सिस्टम बन के आएगा वो हमारा उन सारे रिक्वायरमेंट्स को मीट करेगा या नहीं करेगा। ओके,
तो SRS, तो वेरीफिएबिलिटी मैंने क्या बोला, SRS इज करेक्ट व्हेन द स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट्स कैन बी वेरीफाइड विद द कॉस्ट इफेक्टिव सिस्टम टू चेक वेदर द फाइनल सॉफ्टवेयर मीट दोज रिक्वायरमेंट्स। ओके, तो वेरीफिएबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जो भी आप रिक्वायरमेंट्स लिखेंगे उनको प्रॉपर आप वेरीफाइड भी करेंगे कि आपने जो भी हमारे पास में फाइनल सिस्टम बन के आया है वो सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहा है या नहीं। ये हमारा काम, वेरीफिएबिलिटी का काम कब होता है, जब हमारे पास में सिस्टम बन जाता है। एक बार हमारा सिस्टम बन चुका है, डेवलपर क्या करते हैं, फिर विद द हेल्प ऑफ SRS फिर से अपने सिस्टम को वेरीफाइड करते हैं कि जो भी हमने रिक्वायरमेंट्स अपने SRS डॉक्यूमेंट में लिखी है वो सारी रिक्वायरमेंट्स हमारा सिस्टम, जो फाइनल सिस्टम हमने बनाया है, वो फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओके, देन होता है आपका रैंकिंग फॉर इम्पोर्टेंस एंड स्टेबिलिटी। इसमें क्या होता है, मान लीजिए हमारे SRS में नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट्स हैं, बट कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स होंगी जो रैंकिंग में हाई होंगी, जिनकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, तो हम SRS डॉक्यूमेंट के अंदर उन रिक्वायरमेंट्स को रैंकिंग प्रोवाइड कर सकते हैं कि जो ये हमारी रिक्वायरमेंट्स हायर रैंकिंग की है, इन पे हम ज़्यादा फोकस करें। ये रिक्वायरमेंट्स हमारी लेस रैंकिंग की है, इनको हम बाद में भी उसमें फर्दर इंक्लूड कर सकते हैं। ओके, तो कौन सी चीज़ हमें, सपोज करिए हम लोग कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, अब मेरे पास में बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, बट हम कहते हैं पहले हमें इतना इतना करके दे दीजिए आप, बाद में फिर इन फ्यूचर उसमें रिक्वायरमेंट्स हमारे अकॉर्डिंग चेंज करते रहिएगा। तो जो हमारी इंपॉर्टेंट रैंकिंग के हिसाब से जो प्रायोरिटी में सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स होंगी उनको हम लोग क्या करेंगे, हाईलाइटेड कर सकते हैं अपने SRS डॉक्यूमेंट में। ओके, नेक्स्ट होता है ट्रेजेबिलिटी। ट्रेजेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि हमें जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है वो प्रॉपर हमें क्लियर होनी चाहिए, उनका ओरिजिन कहाँ से है ये हमें पता होना चाहिए, मीन्स उनका सोर्स कहाँ से है, कहाँ से हम उनको रेफर करेंगे इन फ्यूचर डेवलपमेंट में, वो हमें पता होना चाहिए। तो ट्रेजेबिलिटी मतलब क्या हो सकता है, सोर्स ऑफ द रिक्वायरमेंट्स आर क्लियर, कि मान लो आप फ्यूचर में जब आप सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हैं तो उस रिक्वायरमेंट्स के लिए आप कहाँ से आप उस रिक्वायरमेंट को आप कह सकते हैं रेफरेंस लेंगे उस रिक्वायरमेंट के लिए, तो वो आपको उसका सोर्स ओरिजिन पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट होना चाहिए आपका टेस्टेबिलिटी। टेस्टेबिलिटी का मतलब होता है कि SRS हमारा इस तरीके से लिखा जाना चाहिए, इतना सिंपल वे में कि उसके लिए हम इजीली टेस्ट प्लान कर सकें, इजीली टेस्ट केसेस जनरेट कर सकें। ओके, नाउ नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडेबिलिटी बाय द कस्टमर। इसका मतलब क्या हो गया कि जो भी हमारा SRS है वो इतना सिंपल लैंग्वेज में होना चाहिए कि इजीली हमारे कस्टमर उसको अंडरस्टैंड कर सके। ओके, नेक्स्ट इज राइट लेवल ऑफ अब्स्ट्रैक्शन। या दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हम जब SRS लिखते हैं तो हम केवल अपनी रिक्वायरमेंट्स बताते हैं, लेकिन उसका डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन नहीं देते हैं। अब्स्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है कि जो हमारा डिटेल्ड है उसको हाइड करना, बिकॉज एक कस्टमर के लिए डिटेल्स में जाना कस्टमर के लिए कोई मतलब नहीं रखता, क्योंकि कस्टमर को कोई नॉलेज नहीं है अबाउट द सिस्टम डेवलपमेंट। ओके, वो सारा डेवलपर के लिए काम होता है, तो डेवलपर केवल मेजर रिक्वायरमेंट्स लिख के कस्टमर को शो करता है, वो रिक्वायरमेंट कैसे इंप्लीमेंट होंगे ये सारी चीजें कस्टमर से हाइड करता है। सो इट इज नोन एज राइट लेवल ऑफ अब्स्ट्रैक्शन, बिकॉज वो सारा यूजलेस चीज हो जाएगी हमारे किसके लिए, हमारे कस्टमर के लिए। ओके, तो राइट लेवल ऑफ अब्स्ट्रैक्शन मतलब हमें प्रॉपर अब्स्ट्रैक्शन अपने SRS डॉक्यूमेंट में शो करना चाहिए कि केवल हम ऊपर की चीज़ें, केवल रिक्वायरमेंट्स बताएं, उन रिक्वायरमेंट्स को कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे ये सारी चीज़ें हम हाइड करें फ्रॉम द कस्टमर। नेक्स्ट थिंग इज डिज़ाइन इंडिपेंडेंस। डिज़ाइन इंडिपेंडेंस मीन्स कि मान लीजिए आपने रिक्वायरमेंट्स लिखी हैं, अब आप पहले से ही बता दें कैसे हम उसको डिज़ाइन करेंगे, तो ये फिर क्या होगा, इन फ्यूचर में भी हमें वही डिज़ाइन फॉलो करके उस पर्टिकुलर सिस्टम को डेवलप करना पड़ेगा। तो मेजरली हम लोग क्या कर सकते हैं, एक सिस्टम को बनाने के लिए मल्टीपल डिज़ाइन ऑप्शंस होते हैं। ओके, तो जब भी हम लोग पहले से कोई भी डिज़ाइनिंग प्लानिंग नहीं करते हैं कि हम ऐसे सिस्टम को डिज़ाइन करेंगे, तो कोई भी डिज़ाइनिंग डिटेल्स हम लोग अपने SRS डॉक्यूमेंट में प्रोवाइड नहीं करते। ये तो जब हम फ्यूचर में अपने सिस्टम को डेवलप कर रहे होते हैं उस टाइम पे हम लोग डिज़ाइन चूज़ करते हैं ऑप्शन कि किस टाइप के डिज़ाइन को हम लोग यूज़ करेंगे अपने सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, राइट। पहले से हम लोग कोई भी डिज़ाइनिंग डिटेल्स अपने सॉफ्टवेयर अपने SRS के अंदर प्रोवाइड नहीं करते। तो ये हमारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारी SRS की। फिर से मैं आपको एक बार सारी कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेन कर देती हूँ। करेक्टनेस का मतलब क्या होता है कि अगर हमारा SRS सारी रिक्वायरमेंट्स को कवर कर रहा है, हम कहते हैं हमारा SRS करेक्ट है। कंप्लीट का मतलब क्या हो गया, SRS हमारा कंप्लीट होगा जब वो सारी जो बिहेवियर है सिस्टम का उसको शो करे। फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर सिस्टम कैसे बिहेव करेगा, किस टाइप के इनपुट को एक्सेप्ट करेगा, क्या उसका आउटपुट होगा, एवरीथिंग। ओके,
अनएम्बिगुअस मीन्स मतलब जो भी आप रिक्वायरमेंट लिख रहे हैं डॉक्यूमेंट के अंदर, उन रिक्वायरमेंट्स की एक ही सिंगल मीनिंग निकल के आना चाहिए। मान लो आप एक रिक्वायरमेंट को मल्टीपल टाइम्स रिपीट कर रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, तो मल्टीपल टाइम उसकी मीनिंग वन सिंगल ही होनी चाहिए, मीन्स उसका वन सिंगल इंटरप्रिटेशन होना चाहिए। ओके, तब हम लोग मान के चलते हैं कि हमारा एसआरएस जो है वो अनएम्बिगुअस है। नेक्स्ट होता है कंसिस्टेंसी। अगेन सेम चीज कि अगर मान लीजिए आपने सेम रिक्वायरमेंट को मल्टीपल टाइम्स अपने एसआरएस डॉक्यूमेंट में रिपीट किया है, तो अगर आप एक जगह कोई भी चेंजेस करेंगे तो जहां जहां आपने फर्दर उस रिक्वायरमेंट को रिपीट किया है सब जगह आपको चेंजेस करना पड़ेगा, तभी हम लोग मान के चलते हैं कि हमारा एसआरएस कंसिस्टेंट है। अगर आपने एक जगह चेंजेस किए और रेस्ट ऑफ द जगह आपने चेंजेस स्किप कर दिया है तो हमारे पास कन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट होता है मॉडिफिएबिलिटी, मतलब हमने जो भी एसआरएस डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड किया है उसको हम इजीली मॉडिफाइड कर सके। वेरीफिएबिलिटी हमारा लास्ट स्टेप होता है कि जब हम फाइनल सिस्टम अपना ऑब्टेंड कर लेते हैं, बना लेते हैं, तो फिर से हम लोग एसआरएस की हेल्प से वेरीफाई करते हैं कि जो भी हमारा फाइनल सिस्टम बन के आया है वो सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहा है जो रिक्वायरमेंट्स हमने एसआरएस में नोट डाउन की थी। रैंक ऑफ इम्पॉर्टेंस एंड स्टेबिलिटी, मतलब कि जो भी हमारे एसआरएस में तो मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनमें भी हम लोग रैंकिंग कर सकते हैं कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट हमारी हाई प्रायोरिटी की है, उन पे हम पहले फोकस करें। ओके, देन होता है ट्रेजेबिलिटी। ट्रेजेबिलिटी का मतलब हमें रिक्वायरमेंट का सोर्स भी पता होना चाहिए, मीन्स जब हम फ्यूचर में जब सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे होंगे तो उस रिक्वायरमेंट के लिए कहाँ से रेफरेंस लें, तो रेफरेंस के लिए उसका सोर्स, उसका ओरिजिन हमें क्लियर होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट होता है अंडरस्टैंडेबल बाय द कस्टमर। अंडरस्टैंडेबल बाय द कस्टमर मीन्स कि जो भी हम एसआरएस लिखें वो इतनी सिंपल लैंग्वेज में लिखें कि वो इजीली अंडरस्टूड हो जाए बाय द कस्टमर। ओके, नेक्स्ट होता है राइट लेवल ऑफ अब्स्ट्रैक्शन। मैंने आपको पहले बताया कि एसआरएस में क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट होता है हमारे कस्टमर और हमारे डेवलपर के बीच में, तो डेवलपर को ही डिटेल्ड नॉलेज के बारे में पता होना चाहिए। कस्टमर उसके बारे में कोई इसको यूज नहीं है डिटेल्ड नॉलेज की, वो केवल अपनी रिक्वायरमेंट को देखता है। ओके, तो एसआरएस में केवल हम लोग मेजर मेजर रिक्वायरमेंट शो करते हैं, उन रिक्वायरमेंट्स को कैसे फुलफिल करेंगे, क्या उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, ये सारी चीजें हम लोग अपने एसआरएस डॉक्यूमेंट में राइट डाउन नहीं करते हैं। ओके, नेक्स्ट थिंग इज डिजाइन इंडिपेंडेंस। डिजाइन इंडिपेंडेंस मीन्स कि हम जब अपने सिस्टम को बनाते हैं तो एक सिस्टम के लिए मल्टीपल डिज़ाइन ऑप्शंस होते हैं, तो पहले से इनिशियली हम लोग कोई भी डिज़ाइन को चूज़ नहीं करते हैं कि इस डिज़ाइन को हम फॉलो करेंगे इस सिस्टम को बनाने के लिए। तो यही चीज़ बोली गई कि एसआरएस के अंदर पहले से हम लोग कोई भी डिज़ाइन डिटेल्स प्रोवाइड नहीं करते हैं। ओके, सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसआरएस। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज नीड ऑफ एसआरएस। अब एसआरएस का क्या रिक्वायरमेंट है, क्यों हम एसआरएस को यूज़ करते हैं। ओके, तो नंबर ऑफ वन है हमारा फीडबैक। फीडबैक हमारी फर्स्ट नीड है, तो अगर हम एक बार यहाँ पे लाइन क्लियर करें, ये प्रोवाइड्स अ फीडबैक विच इंश्योर्स टू द यूजर दैट द ऑर्गेनाइजेशन अंडरस्टैंड्स द इश्यूज और प्रॉब्लम्स टू बी सॉल्व्ड एंड द सॉफ्टवेयर बिहेवियर नेसेसरी टू एड्रेस दोज प्रॉब्लम्स। मीन्स हमारे जो भी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो क्या कर सकता है, एक फीडबैक की तरह उस डॉक्यूमेंट को प्रोवाइड करता है हमारे कस्टमर को, और कस्टमर को एक ट्रस्ट फील कराता है कि हमने आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है उनको फुल्ली अंडरस्टैंड कर लिया, हमें क्लियर है कि आप क्या क्या हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस, ठीक है। तो वो एक क्या कर सकता है, एक अपनी तरफ से फीडबैक प्रोवाइड करा सकता है हमारे कस्टमर को, और कस्टमर भी उस डॉक्यूमेंट को देख के उसको भी क्या होगा, एक ट्रस्ट मेंटेन हो जाएगा कि उसकी जो भी ज़रूरतें हैं वो उस ऑर्गेनाइजेशन ने क्लियर उसको पता है, और अब जो उसका प्रोडक्ट बन के आएगा वो एक क्वालिटी और सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता हुआ प्रोडक्ट आएगा। ओके, नेक्स्ट होता है डिकम्पोज प्रॉब्लम इनटू कंपोनेंट्स। हम लोग जो भी रिक्वायरमेंट्स अपनी ऑर्गेनाइज करते हैं एसआरएस डॉक्यूमेंट के अंदर, उसमें हम लोग करते क्या है, हमारे पास एक प्रॉब्लम आती है, अब उस प्रॉब्लम को हम लोग फर्दर क्या करते हैं, कंपोनेंट्स आप कह सकते हैं मॉड्यूल्स में ब्रेक करते हैं। तो एसआरएस डॉक्यूमेंट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, अपनी प्रॉब्लम को मल्टीपल मॉड्यूल्स की फॉर्म में ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही ईजी पड़ जाता है बाद में डेवलपमेंट फेज में, कि पहले से हम रिक्वायरमेंट्स को मॉड्यूल्स के फेज में ऑर्गेनाइज कर चुके हैं, अब हमें बाद में उसको समझना, रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड करना इजीली हो जाए, बिकॉज हम पहले उसको कंपोनेंट्स की फॉर्म में ब्रेक कर चुके हैं अपनी प्रॉब्लम को। नेक्स्ट होता है हमारा वैलिडेशन। वैलिडेशन का मतलब क्या होता है कि हम लोग अपनी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर कुछ वैलिडेशन स्ट्रेटजीज अप्लाइड करते हैं और एक्नॉलेजमेंट देते हैं कस्टमर को कि हाँ हमारी रिक्वायरमेंट्स जो है वो हमें क्लियरली अंडरस्टूड है। ओके, वैलिडेट करा देते हैं अपने कस्टमर को, या हम लोग की हम एक्नॉलेजमेंट देते हैं अपने कस्टमर को कि रिक्वायरमेंट्स जो है वो हमारी प्रॉपरली लिखी जा चुकी हैं। ओके, इनपुट टू डिज़ाइन मतलब क्या होता है कि अब हमारे पास में सफिशिएंट डिटेल्स होती हैं रिक्वायरमेंट्स की कि कैसे हम अपने डिज़ाइन करेंगे सॉफ्टवेयर सिस्टम को, बट हम उसका प्रॉपर
इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स को क्या करते हैं, हाइड करते हैं। केवल हम लोग इनपुट देते हैं डिज़ाइन के लिए कि क्या क्या हमारे पास में डिज़ाइनिंग के लिए क्या क्या हमारे पास डिटेल्स होनी चाहिए। ओके, अब डिज़ाइनिंग फेज के लिए हमारा जाता क्या है, इनपुट ही जाता है, राइट। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जो भी रिक्वायरमेंट्स है उनको राइट डाउन कर लिया। अब वही रिक्वायरमेंट्स फर्दर हमारी किस में कन्वर्ट हो जाती है, डिज़ाइनिंग में, क्योंकि आपको पता होगा कि आफ्टर रिक्वायरमेंट गैदरिंग फेज द नेक्स्ट स्टेप इज डिज़ाइनिंग। ओके, तो इन्हीं रिक्वायरमेंट्स को हम लोग क्या करते हैं, पास्ट करते हैं एज अ इनपुट टू द डिज़ाइनिंग फेज। ओके, तो यहाँ पे भी हमारे लिए क्या हो जाता है, बहुत ईजी पड़ जाता है कि एक बार हमने रिक्वायरमेंट्स को अगर पहले ही अपने मॉड्यूल्स में ब्रेक करके ऑर्गेनाइज कर लिया SRS डॉक्यूमेंट के अंदर, तो जब हम डिजाइनिंग करते हैं तो हमारी लिए डिजाइनिंग क्या होती है, ईजी पड़ जाती है, राइट। क्योंकि हमें पहले से रिक्वायरमेंट अच्छे से क्लियर होता है, सारे मॉड्यूल्स पता होते हैं, प्रॉब्लम के नंबर ऑफ कंपोनेंट्स क्लियर होते हैं, तो हम उसको फर्दर ईजिली डिजाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा एग्रीमेंट बिटवीन द यूजर एंड द ऑर्गेनाइजेशन। मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि अगर हम ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट रेडी नहीं करेंगे इनिशियली, तो बाद में इन फ्यूचर हमारे कस्टमर हम पे क्लेम कर सकते हैं कि उन्होंने ये रिक्वायरमेंट नहीं कही थी, या डेवलपर कस्टमर पे क्लेम कर सकता है कि आपने इनिशियली इस टाइप से कोई भी रिक्वायरमेंट हमारे सामने डिस्कस नहीं किया था। तो पहले से अगर हम एक एग्रीमेंट रेडी करेंगे इन द फॉर्म ऑफ SRS डॉक्यूमेंट, तो क्या हो सकता है, इन फ्यूचर ना तो कस्टमर डेवलपर पे क्लेम कर सकता है, ना ही डेवलपर कस्टमर पे। तो एक एग्रीमेंट की तरह वर्क करता है, कॉन्ट्रैक्ट की तरह वर्क करता है आपके कस्टमर और आपके डेवलपर या आपके ऑर्गेनाइजेशन के बीच में। ओके, नेक्स्ट होता है आपका रिड्यूस करता है डेवलपमेंट एफर्ट। डेवलपमेंट एफर्ट क्यों रिड्यूस करता है, सपोज आप डिजाइन कर रहे हैं सिस्टम को एंड आपने पहले से कोई भी रिक्वायरमेंट का काम नहीं किया, या आपको पहले से रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, तो क्या होगा, आप बार बार आपने सपोज कि डिज़ाइन करके कोई सिस्टम बनाया एंड फर्दर आपको रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं थी, तो उसमें चेंजेस करने के चांसेस इन फ्यूचर बढ़ते जाते हैं, राइट। आपको रिवर्क बार बार उसमें करना पड़ेगा क्योंकि आपने पहले से रिक्वायरमेंट को अच्छे से स्टडी नहीं किया है। ओके, विद द हेल्प ऑफ इस SRS हम लोग क्या करते हैं, पहले ही सारी रिक्वायरमेंट, सारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, सब कुछ क्या करते हैं, मेंशन कर देते हैं उस SRS डॉक्यूमेंट में। तो एक बार जब हमें सारी रिक्वायरमेंट्स अच्छे से क्लियर होती है, अंडरस्टैंडेबल होती है, तो क्या होता है हमारे पास में, जब हम डिजाइनिंग करके कोई भी अपना प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, तो बार बार उस पर रिवर्क करने के ऑप्शंस या चांसेस क्या होते हैं, ऑलरेडी कम हो जाते हैं। और आप अगर इसे अपने रियल लाइफ में सोचिए, एक चीज़ है जिसको पहले आपने अच्छे से समझ लिया और समझने के बाद आप उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो इम्प्लीमेंट होने के बाद जो आउटपुट आएगा उसमें एरर आने के चांसेस कम होंगे। बट अगर आपने इनिशियली अपनी रिक्वायरमेंट को अच्छे से नहीं समझा है और आप बिना समझे ही चीज़ों को बस काम के फॉर्म में आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, बार बार हो सकता है फ्यूचर में आपने जो भी चीज़ बनाई है, जो भी सिस्टम आपने डेवलप किया, उसमें नंबर ऑफ एरर्स के चांसेस बढ़ जाए। तो क्या हो जाएगा, बार बार आप डिज़ाइनिंग फेज पे जाएंगे, रीडिज़ाइन करेंगे, तो उसमें हमारा बिना मतलब का एफर्ट लग रहा है, टाइम लग रहा है। तो उस चीज़ को हम कम कर सकते हैं कि हम पहले ही अपनी रिक्वायरमेंट्स को एक प्लेस पे अच्छे से लिख लें, नोट डाउन कर लें, सारी अपनी फंक्शन रिक्वायरमेंट्स, नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट्स अच्छे से क्लियर कर लें, उसके बाद ही डिज़ाइनिंग फेज को कंटिन्यू करें, राइट। तो उस केस में क्या होगा, जो भी हम सिस्टम डेवलप्ड करेंगे उस सिस्टम में नंबर ऑफ एरर्स या चांसेस कम होंगे और हमें रिवर्क बार बार नहीं करना पड़ेगा। तो एक तरीके से SRS से हमें हेल्प क्या मिलती है कि हमारा एफर्ट और हमारा टाइम दोनों की सेव हो जाता है, ठीक है। एंड द लास्ट थिंग इज एस्टिमेटिंग कॉस्ट एंड शेड्यूल्स। एक बार जैसे मैंने आपको से बोला कि जब हमारे पास में सारी रिक्वायरमेंट्स आ चुकी है, तो रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए ऑर्गेनाइजेशन हमारे कस्टमर को इंश्योर कर सकता है कि ये उसकी कॉस्ट होगी और इतना हमें टाइम लगेगा इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए। मतलब एक ये रफ आइडिया वो ले सकते हैं कि इतना बजट जाएगा और इतना टाइम लगेगा हमें उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए। ओके, क्योंकि रिक्वायरमेंट्स ऑलरेडी हमारे पास क्लियर है, हमने सारी रिक्वायरमेंट्स नोट डाउन कर चुके हैं, तो हम एक रफ आइडिया लगा सकते हैं कि इस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए क्या हमारा बजट जाएगा और कितना हमें टाइम लगेगा इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए। ओके, तो ये कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जिनके लिए हम लोग अपने SRS डॉक्यूमेंट को यूज़ करते हैं। तो फिर से मैं आपको एक बार सारी नीड SRS क्लियर कर दूं। फर्स्ट होता है हमारा फीडबैक। मैंने आपसे पहले बोला कि ऑर्गेनाइजेशन हमारे कस्टमर को एक फीडबैक प्रोवाइड कर सकता है कि
उस फीडबैक के फॉर्म में बता सकता है कि जो एसआरएस को शो करके कि जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो उनको क्लियरली अंडरस्टैंडेबल है। ठीक है, दूसरा होता है प्रॉब्लम को कंपोनेंट्स में ब्रेक करना। एसआरएस में जो भी हम लोग इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइज करते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, कंपोनेंट वाइज ऑर्गेनाइज करते हैं। मीन्स जो भी हमारी एक प्रॉब्लम आती है उस प्रॉब्लम को फर्दर हम लोग कंपोनेंट्स में ब्रेक करते हैं, मॉड्यूल्स में ब्रेक करके उसको ऑर्गेनाइज करते हैं अपने एसआरएस डॉक्यूमेंट के अंदर। ओके, नेक्स्ट होता है हमारा नेक्स्ट होता है हमारा वैलिडेशन। मतलब हम लोग क्या करते हैं, कुछ अपनी वैलिडेशन स्ट्रेटजीज अप्लाइड कर देते हैं जिससे हम लोग एक्नॉलेजमेंट दे सकते हैं कि रिक्वायरमेंट्स हमारी प्रॉपर्ली लिखी जा चुकी हैं। ओके, इनपुट टू डिज़ाइन मतलब क्या होता है, यही रिक्वायरमेंट्स एज अ इनपुट जाती है हमारी डिजाइनिंग फेज के लिए। तो अगर हमें पहले से अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स पता होगा तो हमें डिजाइनिंग करना ईजियर हो जाएगा, राइट। एक एग्रीमेंट की तरह काम करता है हमारे कस्टमर और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में। नेक्स्ट थिंग इज डेवलपमेंट एफर्ट को कम कर देता है। क्यों? क्योंकि अगर हमें पहले से रिक्वायरमेंट पता होगा तो डिजाइनिंग करके जो प्रोडक्ट आएगा हमारा वो कहीं ना कहीं क्वालिटी प्रोडक्ट आ सकता है। बार बार हमें रिवर्क करने या रीडिजाइन करने के चांसेस हमारे कम हो जाएंगे। तो हमारा क्या हो सकता है, डेवलपमेंट एफर्ट रिड्यूस हो सकता है। एंड द लास्ट थिंग इज एस्टिमेटिंग कॉस्ट्स एंड शेड्यूल्स। मतलब अगर हमें पहले से सारी रिक्वायरमेंट्स क्लियर है तो हम एक रफ आइडिया लगा सकते हैं कि इस प्रॉपर सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए क्या बजट होगा और कितना हमें टाइम लगेगा इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए। ओके, सो दीज आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एसआरएस। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज components of SRS. What are the components of SRS? So the number one is functional requirements. तो सबसे पहला कंपोनेंट जो होता है SRS का वो होता है हमारा फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स मतलब क्या, वो रिक्वायरमेंट्स जो सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी को शो करे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। अगर हम फंक्शनैलिटी की बात करें तो मतलब क्या हो सकता है, सॉफ्टवेयर किस टाइप के इनपुट को एक्सेप्ट कर रहा है, क्या उसका रिस्पॉन्स दे रहा है, यही उसका क्या हो जाएगा, फंक्शनैलिटी, यही उसका बिहेवियर होगा। तो फंक्शनैलिटी में एक तरीके से हम लोग इनपुट और आउटपुट के बीच के रिलेशनशिप को शो करते हैं, राइट। सो फंक्शनैलिटी क्लियर हुआ। फंक्शन रिक्वायरमेंट्स ऐसी रिक्वायरमेंट्स जो केवल एक सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी को शो करता है उनको हम लोग बोलते हैं फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। मीन्स हमारा ये आउटर बाउंड्री को अगर हम लोग कंसिडर करें, मीन्स मेरे पास ये मॉड्यूल है, ये मॉड्यूल इस रेंज के इनपुट क्लास को एक्सेप्ट करेगा और उसके लिए इस तरीके से रिस्पॉन्स देगा, कैसा आउटपुट शो करेगा, ये चीज़ अगर हम एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उसी को बोलते हैं हम लोग फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। तो सबसे जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है हमारे एसआरएस का वो क्या होता है, हमारा फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होता है, जहाँ पे हम लोग इनपुट आउटपुट के बीच में रिलेशनशिप को मेंटेन करते हैं। ओके, नेक्स्ट होता है आपका परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट। अब सेकंड थिंग आ गई हमारी परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट। मींस कितनी फास्ट हमारा सॉफ्टवेयर रिस्पॉन्स करेगा हमारे यूजर को, या आपकी मतलब यहाँ पे हम लोग पूरे जो रिक्वायरमेंट्स की बातें करते हैं वो हमारी क्या होती है, परफॉर्मेंस वाइज होती है कि आपने सॉफ्टवेयर बना लिया है, अब उसकी परफॉर्मेंस कैसी होगी, कितनी स्पीडली वो हमारे यूजर को रिस्पॉन्स करेगा, उसका जो आप कह सकते हैं कोई भी इवेंट अगर उस पर अगर हो रहा है उसके लिए वो कितना फास्ट रिस्पॉन्स देगा। हमारे लिए कोई भी सॉफ्टवेयर कितना अच्छा कब होगा, जब हम उस पर कोई भी इवेंट अगर कराए हमें बहुत जल्दी हमें हमारा आउटपुट मिल जाए, तो हम लोग कहते हैं कि हाँ ये इस सॉफ्टवेयर की रिस्पॉन्स या इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, राइट। तो परफॉर्मेंस हमारी क्लियरली स्पेसिफाइड होती है हमारी सेक्शन के अंदर। मींस कितने क्या उसका प्रोसेस टाइम होगा, क्या उसका रिस्पॉन्स टाइम होगा किसी भी यूजर एक्टिविटी के लिए, ये सारी चीजें हमारी इस सेक्शन में क्लियर होती हैं। ओके, नेक्स्ट होता है हमारा डिज़ाइन कंस्ट्रेंट्स। डिज़ाइन कंस्ट्रेंट्स का मतलब क्या होता है, इसमें हम लोग सारी चीज़ें बताते हैं कि एक सपोज आपसे मैंने बोला कि मेरे लिए सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करो, तो आप रैंडम कोई सॉफ्टवेयर डिज़ाइन नहीं करेंगे, आप प्रॉपर अपने स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेंगे, रूल्स को फॉलो करेंगे, उसके बाद ही आप डिज़ाइन कंटिन्यू करेंगे। तो फर्स्ट थिंग ये बता रहा है कि जब भी आप डिज़ाइन लिखेंगे करेंगे सॉफ्टवेयर को, तो सबसे पहले सारे स्टैंडर्ड्स को आप प्रॉपरली फॉलोड करेंगे, ठीक है। दूसरा हमारा होता है कि आप रिसोर्सेज के लिमिट्स को ध्यान में रखेंगे और कौन सा हार्डवेयर होगा, किस पे वो ऑपरेट होगा, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। उसी को देखते हुए हमें अपने सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करना है। या तो सॉफ्टवेयर हम पोर्टेबल बनाएं कि वो किसी भी इन्वायरमेंट में जाके प्रॉपरली रन हो जाए, और अगर हम अपने सॉफ्टवेयर को पोर्टेबल नहीं बना रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि किस टाइप के हार्डवेयर या किस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर हमारा सॉफ्टवेयर रन करेगा। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही हमें अपने सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करना चाहिए।
चाहिए। सेकंड थिंग होती है कि जब आप डिज़ाइनिंग कर रहे हैं उसी टाइम पे आपको उसकी सिक्योरिटी का भी ध्यान देना है कि कौन कौन सी एल्गोरिथम्स आप इम्प्लीमेंट करेंगे जिससे कि हमारा सॉफ्टवेयर पूरी तरीके से सिक्योर हो। ओके, एंड द लास्ट थिंग इज पॉलिसीज जो कि आपके सॉफ्टवेयर डिज़ाइन को इम्पैक्ट कर सकती है, उनको भी हमें ध्यान में रखना है। तो कंपोनेंट्स में थर्ड कंपोनेंट क्या है, डिज़ाइनिंग कंस्ट्रेंट्स। अगर आप सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन कर रहे हैं तो एक तो आपको प्रॉपर स्टैंडर्ड्स, प्रॉपर रूल्स को फॉलो करते हुए सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करना है। डिज़ाइनिंग टाइम पे आपको सिक्योरिटी का फुल्ली ध्यान देना है, ठीक है। सिक्योरिटी फीचर्स कौन कौन से उस पर इम्प्लीमेंट करने हैं आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज रिलायबल बनाना है हमें अपने प्रोडक्ट को। रिलायबल मतलब कोई भी फॉल्ट अगर हो रहा है स्टिल वो हमारा अच्छे से काम करे, प्रॉपर वर्क करे, उसी को हम लोग रिलायबिलिटी बोलते हैं। ये भी चीज़ें हमें डिज़ाइन टाइम पे ध्यान में रखना होता है। नेक्स्ट थिंग इज ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट। ये बहुत ज़रूरी है, या तो आप अपने सॉफ्टवेयर सिस्टम को पोर्टेबल बनाइए, अदरवाइज आपको पता होना चाहिए कि किस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम पे वो वर्क कर रहा है। इन्वायरमेंट आपको क्लियर होना चाहिए। ओके, नाउ द लास्ट थिंग इज एक्सटर्नल इंटरफेस रिक्वायरमेंट। एक्सटर्नल इंटरफेस रिक्वायरमेंट्स मतलब क्या होता है कि आपको वो पॉसिबल से मतलब अब आपका सॉफ्टवेयर आउटसाइडर वर्ल्ड के साथ में इंटरेक्ट करेगा, तो वो क्या कर सकता है, अदर हार्डवेयर, अदर सॉफ्टवेयर या अदर पीपल के साथ इंटरेक्ट करेगा। तो आपको जितने भी पॉसिबल उसके इंटरेक्शंस हैं उनको क्लियरली स्पेसिफाइड करना होता है कि किस तरीके से वो इंटरेक्ट करेगा, किस तरीके से आउटपुट देगा जब हमारे आउटसाइडर जो भी प्यूपल्स हैं या अदर सॉफ्टवेयर के साथ में वो इंटरेक्ट करेगा, ठीक है। तो जो भी हमारे यूज़र इंटरफेस होता है सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट का, क्योंकि यूज़र इंटरफेस के थ्रू ही एक यूज़र हमारे सॉफ्टवेयर सिस्टम के साथ में इंटरेक्ट करता है, राइट। तो यूज़र इंटरफेस के थ्रू यूज़र इंटरफेस की जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो हमारी फुल्ली स्पेसिफाइड होनी चाहिए। ओके, तो ये था हमारा एक्सटर्नल इंटरफेस रिक्वायरमेंट, राइट। तो क्या क्या कंपोनेंट्स हैं हमारे पास में, तो सबसे पहले कंपोनेंट्स हमारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, मींस जितनी भी फंक्शनैलिटी, जो भी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है वो हमें क्लियरली अंडरस्टूड होनी चाहिए। रिक्वायरमेंट्स जो कि हमारी फंक्शनैलिटी बताती है सॉफ्टवेयर सिस्टम की, उन्हीं को हम लोग फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स बोलते हैं, राइट। तो ये सेक्शन जो होता है ये हमारा इंक्लूड करता है रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट एंड द आउटपुट। यहाँ पे हम लोग आउटसाइड बाउंड्री से डील करते हैं, हमें अंदर के इम्प्लीमेंटेशन से कोई मतलब नहीं होता है। ओके, आउटसाइड बाउंड्री मतलब कि हमें पता होना चाहिए कि हमारा सॉफ्टवेयर सिस्टम किस टाइप के इनपुट को एक्सेप्ट करेगा और उसके लिए कैसे रिस्पॉन्स देगा। ओके, नेक्स्ट होता है हमारी परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट। ये बहुत ही मेजर सेक्शन है कि जब आप एक सॉफ्टवेयर सिस्टम को बनाते हैं तो उसकी परफॉर्मेंस को भी हमें माइंड में रखना होता है कि वो कितनी फास्ट रेट से हमारे यूज़र की किसी भी एक्टिविटी के लिए, किसी भी इवेंट के लिए रिस्पॉन्स देगा। ओके, नेक्स्ट होता है हमारा डिज़ाइन कंस्ट्रेंट्स, कि जब आप सॉफ्टवेयर सिस्टम को डिज़ाइन कर रहे हैं तो आपको प्रॉपर स्टैंडर्ड्स फॉलो करना है, उसकी रिलायबिलिटी, उसकी सिक्योरिटी को माइंड में रखना है, ध्यान में रखना है। ओके, एंड रिसोर्सेज लिमिट्स, आपके पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं, उन्हीं रिसोर्सेज को देखते हुए हमें अपने सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करना है। प्लस किस ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट में सॉफ्टवेयर हमारा ऑपरेट होगा, कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पे वो ऑपरेट होगा, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करना है। ओके, एंड द लास्ट थिंग इज एक्सटर्नल इंटरफेस रिक्वायरमेंट्स, जिसमें क्या होता है एक सॉफ्टवेयर के थ्रू आउटसाइडर क्या होते हैं, अदर सॉफ्टवेयर्स या अदर पीपल्स हमारे इंटरेक्ट करते हैं, तो हमें जो भी हमारे यूज़र इंटरफेस की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो हमें प्रॉपर्ली क्लियर होनी चाहिए, प्रॉपर्ली पता होना चाहिए कि किस तरीके से ये हमारा इंटरेक्ट करेगा आउटसाइडर पीपल या आउटसाइडर अदर सॉफ्टवेयर के साथ में। Okay, so I think students through this video now you are able to learn what is SRS, what are the characteristics of SRS, why we need SRS document and what are the components of SRS. Okay, so thank you students.